हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिस्क कैपिटल। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई एयरटेल की। स्टारलिंक से उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया जिससे स्टारलिंक जो कि एलोन मस्क की स्पेसएक्स का एक ब्रांड है, उसके हाई स्पीड इंटरनेट को एयरटेल इंडिया में लॉन्च करने वाला था। कुछ देर बाद सेम डील जियो ने भी स्टारलिंक के साथ कर ली और कहीं ना कहीं कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता था एयरटेल को, तो वो एक तरह से नल हो गया है, क्योंकि जो एयरटेल के पास है अब वो जियो के पास भी है। सो यहाँ पे सबसे बड़ा एक क्यूरियोसिटी जो मुझे है वो एयरटेल के जो शेयर प्राइस है या उसका जो वैल्यूएशन है उसको लेके है, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोविड के बाद से लगातार एयरटेल का रिटर्न काफ़ी अच्छा आया है। हम एक तरफ देखें वोडा आइडिया जैसी कंपनी जो कि 10 रुपये 12 रुपये में बिकती है, वही अगर हम एयरटेल का शेयर प्राइस देखें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सो मैं ये कुल मिला के यहाँ पे समझना चाह रहा हूँ कि एयरटेल का एक्चुअल में जो वैल्यूएशन है वो कितना जस्टिफाइड है। यहाँ मैंने कोई डिस्काउंटेड कैश फ्लो नहीं किया है, कोई इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट नहीं बनाई है जो हम हमारे क्लाइंट को देते हैं। मैं सिर्फ आपको एक रिलेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से समझाना चाह रहा हूँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। बस क्योंकि मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ और मुझे थोड़ा सा डाउट है इन वैल्यूएशंस पे कि कितना आपको रिटर्न मिल सकता है, तो एक तरह से मैं आपके सामने ये चीज़ रखना चाह रहा हूँ ताकि आप अपना जो भी डिसीजन लेने वाले हो उसको काफ़ी सोच समझ कर आप लें। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में रेगुलर लॉसेस से परेशान हो चुके हैं? क्या आप गिरते हुए मार्केट में ये समझ नहीं पाते कि आपके शेयर को रखना चाहिए होल्ड या सेल कर देना चाहिए? अगर आपके पास ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप अकेले नहीं हैं। कई सारे लोग इन्वेस्टमेंट के मामले में बिना रिसर्च के किसी से भी सुनी सुनाई बातों पर इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जब वो शेयर गिरते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि इसे सेल करे या होल्ड करे या और बाय करें, और ऐसे में वो शेयर सेल करके लॉसेस बुक करते हैं, जिससे उन्हें लॉसेस होते हैं, स्ट्रेस होता है और टाइम की बर्बादी होती है। फिस्क कैपिटल में हम आपके फाइनेंशियल गोल्स को समझकर आपके लिए कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस बताते हैं जो आपके गोल्स के हिसाब से आपको सही एवेन्यूज में इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प करता है। और क्योंकि आप आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, तो आप शॉर्ट टर्म की ऊपर नीचे की गिरावट को भूलकर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स में बने रहें। तो अगर आप भी किसी ऐसे ही सॉल्यूशन की चाह रखते हैं और आप फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प चाहते हैं, तो अभी हमें नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें या फिर हमारी नीचे दी हुई लिंक पर जाकर 1-on-1 फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करें। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे मैंने मार्केट शेयर का थोड़ा एनालिसिस किया, जब एयरटेल का और रिलायंस का ओवरऑल जो इनका वायरलेस में अगर मोबाइल वाला हम सब्सक्राइबर मार्केट शेयर देखें तो रिलायंस जियो जो है वो 40% मार्केट शेयर कैप्चर करता है, एयरटेल 33%, वोडा आइडिया 18% और BSNL 8। लेकिन जब इंटरनेट का मार्केट शेयर देखें तो हाँ 50% जियो चला जाता है और एयरटेल 30% पे आता है। ओवरऑल इसके अंदर बहुत सारे डायरेक्ट टू होम और इस तरह के काफ़ी सारे बिजनेसेस आते हैं, बट अगर हम टोटल मार्केट शेयर की बात करें तो मोटा मोटा रिलायंस का 35%, एयरटेल का 25% है। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर एयरटेल 10 है तो रिलायंस 14 होना चाहिए। इस तरह का इसका मार्केट कैप या वैल्यूएशन जस्टिफाई होता है अगर हम मार्केट शेयर से देखें, और ऑब्वियसली प्राइसिंग पावर सारी चीज़ें जियो के पास ज़्यादा रहती है, तो प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स भी हम मान सकते हैं कि जो जियो डिटरमाइन करता है वो एयरटेल को फॉलो करना पड़ेगा। एयरटेल अपने लिए बेटर रेट्स नहीं ला सकता, अदरवाइज बहुत इजी स्विचिंग कॉस्ट है आज के तारीख में टेलीकॉम ऑपरेटर्स के अंदर। तो आप आराम से सिम बदल सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा कहीं के रेट लगते हैं। कहीं ना कहीं बराबर रेट और बराबर प्रॉफिटेबिलिटी पे चलता है, तो हम ये मान सकते हैं कि दोनों कंपनियां मोर और लेस आपको उतना ही प्रॉफिट दे रही होगी। इवन रिलायंस थोड़ा बेटर होगी क्योंकि उन पे उस तरह के कर्जे नहीं है जो कुछ हद तक अभी भी एयरटेल पे है। और वोडा आइडिया का तो प्रॉब्लम ही यही है कि उनके कर्जे काफ़ी बड़े हैं, इसकी वजह से वो कंपनी आगे नहीं बढ़ पाती है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले भारतीय एयरटेल की बात करूँ मैं, तो आप देखेंगे इसका शेयर प्राइस पिछले 5 सालों में हम देखें तो कोविड के टाइम पे जो 400-500 रुपये हो गया था, वो बढ़ते बढ़ते अभी 1700 रुपये चल रहा है। करीब करीब 1632 आ गया है 1700 टच करके। और इसका मार्केट कैप हो चुका है 9 लाख करोड़ का। तो वो 400 का अगर हम 1600 करें तो एक तरह से ये 4 गुना बढ़ा है, 2.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ के करीब करीब इसका मार्केट कैप जा चुका है। अब प्रॉब्लम मुझे जो आती है वो ये है कि आप देखिए रिलायंस जितनी बड़ी कंपनी, जिसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे ऑयल टू केमिकल इनका बिजनेस है जो 50% रेवेन्यू लाता है, फिर रिटेल सेगमेंट है जो 23% लाता है, उसके बाद डिजिटल सर्विसेज यानी जियो है जो सिर्फ 11% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि नॉट इवन सेकेंड बेस्ट प्लेयर इनका। प्रॉफिटेबिलिटी में ऑब्वियसली जियो ज़्यादा अच्छा है, तो भी हम मान लें कि बाकी जो दो सेगमेंट है वो इतने बड़े हैं कि कम से कम 5-5 लाख करोड़ का तो उनका मार्केट कैप होना ही चाहिए। और हमने जो एनालिसिस किया उस हिसाब से ये 7 लाख 8 लाख करोड़ के इनके मार्केट होने चाहिए रिलायंस रिटेल के और रिलायंस ऑयल टू केमिकल बिजनेस के। इसके अलावा जो
दूसरे प्लेटफॉर्म से जैसे जस्ट डायल टाइप हो गए या इनके मनी कंट्रोल हो गए या इवन जो हमारे कलर्स का न्यूज़ चैनल है जियो हॉटस्टार है, वैसा कुछ रिलायंस एयरटेल के पास तो है भी नहीं। तो वो वाले वैल्यूएशन पे तो हम जा भी नहीं रहे। सिर्फ टेलीकॉम टू टेलीकॉम भी अगर हम बात करें, तो हमने जैसा कहा कि अगर 10 लाख करोड़ का एयरटेल का मार्केट कैप है, तो रिलायंस का 14 लाख करोड़ होना चाहिए उस हिसाब से। तो फिर या तो रिलायंस के जो बाकी बिज़नेसेज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर हम एयरटेल के हिसाब से चले तो ये 25 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है, तो बहुत ज़्यादा या तो अपसाइड हमारे सामने रिलायंस में दिखनी चाहिए, या फिर दूसरे तरह से देखें कि रिलायंस एक फेयरली वैल्यूड कंपनी है, तो फिर कहीं न कहीं एयरटेल को बहुत ज़्यादा आँका जा रहा है। क्योंकि अगर रिलायंस का हम टेलीकॉम सेक्टर कह दें कि वो 5 लाख करोड़ का है, 6 लाख करोड़ का है, तो उसके कंपैरिज़न में इसको 3-4 लाख करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी ये एक तरह से आधा ही इसका प्राइस होना चाहिए, जो इसका करंट में है। सो ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। आप अपने हिसाब से इसका एनालिसिस कीजिए, और अगर आप भी मेरे एनालिसिस से इत्तेफ़ाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, उसको कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हमारे व्यूअर्स को और ज़्यादा नॉलेज मिले कि वेदर दिस इज़ अ गुड स्टॉक टू बाय और नॉट। क्योंकि अभी स्टारलिंक की न्यूज़ और इस तरह की न्यूज़ से क्या है कि लोग पीछे भागते हैं ऐसे शेयरों के, तो वो कहीं ये ना सोच ले कि एकदम से 3 गुना 4 गुना हो सकती है यहाँ से भी ये कंपनी। सो एक बार आप सोचिए, अगर आपको लगता है कि एयरटेल अच्छा है, तो शायद फिर रिलायंस और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि एयरटेल रिलायंस फेयरली वैल्यूड है, तो शायद फिर हमें एयरटेल पे आपको सोचना चाहिए। तो ये मेरा एनालिसिस था, अगर आप इससे बिल्कुल इत्तेफ़ाक नहीं रखते, इफ़ यू फ़ील कि ये गलत एनालिसिस है, तो आप बिल्कुल कमेंट में हमें बताइए। अगेन, हमारा कोई इन दोनों में शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ़ नंबर्स पे डिस्कशन हुई है। थैंक यू वेरी मच।